बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एंड यू नो वी आर गोइंग टू कमेंस आवर लेक्चर नंबर 20 और आज हमारे टॉपिक का नाम है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। राइट, आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ एनिमल किंगडम उसे बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया था चैप्टर वो वाला। और आपको ये बात पता है कि हमने वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस पढ़ी थी। वन ऑफ देम वाज स्पाइसेस दैट इंक्लूड द फिशेस, एंड देन देयर वर amphibians including salamanders, toads and frogs, and then we had reptiles, crawling animals, and then we have the aves or birds, and finally the you people, mammals. इन 5 ग्रुप्स में हमें एवोल्यूशन का प्रोसेस नजर आता है। चीजें एज पर देयर एनवायरनमेंट चेंज होती चली गई इन द टर्म्स ऑफ स्केलेटन एंड मोड ऑफ लोकोमोशन। ये इनमें एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे हुआ और चीज़ें कैसे कैसे मॉडिफाई हुई, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, already we have laid the foundation of the topic and now we just want to commence the very first class that is called as the Pisces. ये आपको पता है वर्टिब्रेटा है और उसकी ये 5 क्लासेस, उसमें जो पहली क्लास है दैट इज अ पाइसेस और हम उसके बारे में बात शुरू करने वाले हैं। पाइसेस, व्हाट अबाउट द पाइसेस? यू नो पाइसेस इंक्लूड नथिंग अदर देन फिशेस। हम फिशेस की बात करने वाले, राइट? फिशेस आर बेसिकली लिविंग in water. It means they are aquatic organisms. पानी में रहते। अब अगर आप पानी के मीडियम को कंपेयर करें with the medium of land and air, तो you know very well कि this particular water is a very denser medium. It is basically a denser medium. इसका मतलब ये होगा कि हवा में उड़ने की निस्बत और ज़मीन पे चलने की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। तो यहाँ लिखते हैं कि इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को फिर क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आना पड़ेंगी। उनमें से मैंने आपकी आसानी के लिए क्या कर दिया है, इन चेंजेस को कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहली टाइप की चेंज को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। द वेरी फर्स्ट थिंग इज मॉर्फोलॉजिकल adaptations. You know, study of external appearance is known as morphological adaptation. Look at this very image. आपको नजर आ रही है यहाँ पे एक fish and that very fish has got a spindle shape. जब मैं बात करता हूँ spindle shape की तो इसका मतलब ये है कि ये वाली fish अपने सेंटर से क्या है, मैक्सिमम थिक है और दोनों एंड्स पे इट इज गोइंग टू टेपर डाउन। इस किस्म की शक्ल को कि जो दरम्यान में से मोटी हो और साइडों से बारीक हो या पतली हो, उसे हम नाम कह देते हैं स्पिंडल। अब आप लोग इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर शेप की वजह से दिस ऑर्गेनिज्म इज फेसिंग लीस्ट रेजिस्टेंस इवन मूविंग इन द डेंसर मीडियम, बिकॉज द इंटीरियर टेपरेज और टेपरिंग इज बेसिकली शेयरिंग द वाटर, पानी को चीर रही है और पानी इसकी इंटीरियर हाफ से उछलता है और जाके इसके पोस्टीरियर हाफ पे गिरता है, जो इसे फर्दर एक फॉरवर्ड पुश दे रहा है। ये शेप, ये स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनिज्म को बनानी ही थी अगर इसने कम से कम थकना है और ज्यादा से ज्यादा सफर तय करना है, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि these organisms have got a very special structure, very special shape that is called as streamline body. तो वर्ड लिखते हैं आप लोगों के लिए कि they have got a streamline body. They have got a streamline body.
हम डिफाइन कर सकते हैं अ बॉडी दैट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस व्हाइल मोशन इन एनी मीडियम इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये तो हुई इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। फिर हम देखें कि इसके अंदर आती हैं कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वर्ड लिखते हैं आप लोगों के लिए फिजियोलॉजी। वेन एवर वी यूज द वर्ड फिजियोलॉजी इट मीन्स फंक्शंस की बात हो रही है। तो यहां पे आई कुछ चेंजेस, दोज आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जब हम वर्ड लिखते हैं फिजियोलॉजी तो देखेंगे कि यहां पे इन्होंने क्या फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आए हैं। तो लुक एट दीज ऑर्गेनिजम्स। अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को पकड़ने की कोशिश करें तो ये आपके हाथ में से स्लिप हो जाते हैं। वाई दे गेट आउट ऑफ योर हैंड्स? बिकॉज के इनकी स्किन के अंदर खास किस्म के वेरी वेरी एक्टिव सेल्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज म्यूसिलेट सेक्रेटिंग सेल्स। ये क्या रिलीज करते रहते हैं? एक स्लिपरी मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूकस। और इस पर्टिकुलर म्यूकस की लेयर की वजह से दिस ऑर्गेनिज्म गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, और उस एक्स्ट्रा एडवांटेज की वजह से दे कैन इजीली स्लिप इनटू द वाटर। आपको बात समझ आई? तो ये है इसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब हम बात करेंगे इनकी स्केलेटल चेंजेस के अंदर कि इनके अंदर कौन कौन सी स्केलेटल चेंजेस आई हैं। Look at this organism. It has got a dorsal what fin, plus it has got a ventral fin. You know very well, बहुत पढ़ा है आप लोगों को कि वो surface that is directed towards the sun and dark in color is basically dorsal surface, और इसके opposite side भी नीचे वाली side that is less darker or sometimes white in color, it is nothing other than ventral side. तो fin that is present on the dorsal side is called as dorsal fin, and fin that is lying on the ventral side is called as a ventral fin. तो ये वाले दोनों fins ये बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वाटर के अंदर स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। Whenever we want to use the word stabilize, इसका मतलब ये है कि ये वाटर करंट की ओरिएंटेशन बताती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कि इस वक्त वाटर करंट किस तरफ है, और अगर आपने कम से कम एफर्ट करके मूव करना हो तो हाउ यू शुड ओरिएंट योर बॉडी। तो हम बात करेंगे कि ये है उसकी पहली स्केलेटल चेंज। फिर लुक एट दीज टू फिन्स, एंटीरियर आगे वाली दे आर कॉल्ड एज पेक्टोरल फिन्स, एंड पीछे वाले पोस्टीरियर उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पेल्विक फिन्स। ये वाले फिन्स दे आर नॉट स्पेशली डिजाइंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपल्शन। ये पानी को धकेलने के लिए नहीं है। दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग that they can lift the weight of the body. So why they are there? They are just balancing organ, they are just steering organ. ये अब ये बताते हैं इस ऑर्गेनिज्म को कि तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन क्या है, इधर यू आर टिल्टेड बैक राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो ये उसकी जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है ये इसको देंगे। एंड फाइनली लुक एट द फाइनल थिंग दैट इज प्रेजेंट एट द टिप, एट द पोस्टीरियर टिप, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉडल फिन। कॉडल फिन का मतलब है उसकी दुम। आप इसको देखें कि ये भी लाई करती है कहाँ? एट पैरेलल टू द बॉडी। अब ये तीनों के तीनों फिन्स मींस पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन एंड कॉडल फिन, ये तीनों आपस में मिल के इंफॉर्मेशन देते हैं इसकी प्रोपल्सिव अपरेटस को। सो व्हाट इज अ प्रोपल्सिव अपरेटस? वो वाला अपरेटस जो इनफैक्ट मूवमेंट की फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपल्सिव अपरेटस। और वो जो प्रोपल्सिव अपरेटस है इट इज लाइंग इनसाइड द बॉडी। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की मींस फिश की स्किन को उतार के देखूं तो यू विल फाइंड द बंडल ऑफ मसल्स, दीज आर कॉल्ड एज अ मायोटोम्स। तो ये जो बंडल ऑफ मसल्स हैं दे आर अटैच्ड विद द स्पाइन, उसकी मेन बैकबोन के साथ अटैच है, और इसके अंदर बहुत से ऑसिफाइड और कार्टिलेज के बने हुए क्या हैं? स्केलेटन है जिसके साथ ये मसल्स अटैच होते हैं। एंड दीज मसल्स यू नो वेरी वेल, पढ़ के आए हैं आप लोग कि muscles can contract and relax. So when these particular muscles they flex or they extend, so they produce a S-shaped wriggle in the body. और उस S-shaped wriggle की वजह से alternative side के ऊपर thrust लगती है वाटर पे, और as a result जो फिश है मूव करती है in interior direction. तो ये सारी की सारी चीजें हैं, those are basically present in the fishes. तो आप लोगों को
कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा चीज नजर नहीं आती इस पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन बॉडी के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नजर आते हैं तो सिर्फ क्या नजर आते हैं, स्केल्स। और स्केल्स के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड बैकवर्ड, ईदर दे आर माइक्रो स्केल्स, आपने पढ़ रखा है पार्ट 1 में, चाहे वो साइक्लॉइड थे चाहे वो प्लेकॉइड स्केल्स थे, और या फिर वो हमारे पास विजिबल स्केल्स थे लाइक रो और नथिंग एल्स। तो ऑल दी स्केल्स दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड बिकॉज दे वांट टू ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस। तो ये सारी की सारी अडेप्टेशंस किसके अंदर आती हैं, हमारे स्केलेटन के अंदर आती हैं, और इनकी वजह से फिश इतने डेंसर मीडिया में भी बहुत आसानी के साथ क्या कर सकती है, प्रोपेल कर सकती है या मूव कर सकती है। इन पर्टिकुलर फिशेस का जो स्केलेटन है ये जद्दे अमजद है, फोर फादर है, एंसेस्टर है, किसका, फॉर रेस्ट ऑफ द 4 क्लासेस, मींस फॉर डेफिनेटली एम्फीबियंस। देन एम्फीबियन का स्केलेटन बनेगा जद्दे अमजद रेप्टाइल्स का, और रेप्टाइल्स से 2 शाखें निकली थी, आपको पार्ट 1 याद होगा, वन ऑफ देम वाज एव्स, अदर वन वाज मैमल्स। तो ये दोनों फिर डिसेंडेंट्स बन जाएंगे किसके, रेप्टाइल्स के। तो इनके स्केलेटन में आपको रेप्टाइल्स की झलक नजर आएगी। तो आइए हम देखते हैं, यहां से मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज नन अदर देन amphibians. So let's go to the next part of the board. Look at this, my dear students. We're going to start with the next class, and next class is amphibian. Listen, my dear students, very carefully. Amphibians includes 3 types of organisms. One of them are limbless amphibians. You know, हमने पार्ट 1 में उसे Caecilians का नाम दिया था, limbless amphibians, right? अगर आप इनके स्केलेटन की बात करें तो आपको नजर आएगा कि इनका स्केलेटन बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है किससे, फिशेस से, और ये भी फिश की तरह से रिगल करती हैं ऑन द लैंड, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो जहाँ पे समंदर, जहाँ पे पानी मीन्स वाटर बॉडी और लैंड आपस में मिलती हैं, वहाँ पे जो मडी एरिया है वहाँ पे ये सिर्फ रिगल कर सकते हैं। दे कैन फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द मसल्स एंड प्रोड्यूस सम एस शेप रिगल, दैट्स इट। अगर हम इनके लिम्स की बात करें तो दे हार्डली रीच द सरफेस, ये तो जमीन तक पहुँचती नहीं है। तो इनकी सारी की सारी मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, मसल्स ऑफ द बॉडी के ऊपर मूव डिपेंड कर रही है। तो ये है हमारे पास पहला ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज Caecilians और limbless amphibians। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए कि ये जो हमारे पास पहला ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज limbless amphibians। राइट, अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की कि जिसके अंदर सैलामेंडर्स आते, salamanders and other thing is newts। यहां पे हमें एवोल्यूशन का प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर बेसिकली टेट्रापॉड्स। आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर इनकी टांगे एवोल्यूशन के प्रोसेस से लंबी हुई हैं, और अब ये वाले ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अपने आप को इन टांगों की मदद से इस पर्टिकुलर एरिया में मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिम्स लंबे हो गए एज कंपेयर टू लिम्बलेस एम्फीबियंस से, तो हम एवोल्यूशन में एक स्टेप और आगे मूव कर गए। फिर हम चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ कि जिसके अंदर शामिल होते हैं हमारे फ्रॉग्स एंड टोड्स, हमारे फ्रॉग्स एंड टोड्स। और अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स ने ये देखा कि अगर हम वाटर बॉडी से आज़ाद होना चाहते हैं तो फिर हमें किसी तरीके से 2 मूवमेंट्स अडेप्ट करनी पड़ेगी। नंबर वन इज जंपिंग। हमें लंबी लंबी जस्ट लगाने की एबिलिटी डेवलप करना होगी इफ वी वांट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो पहला था ये। और नंबर 2 इज कि हम हॉपिंग कर सकते हैं। हॉपिंग का मतलब भी आप इसे उछलना या पुदकना कह सकते हैं, छोटी छोटी जस्ट ले सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों कामों के लिए इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म। अगर आप इसकी 4 लिम्ब को देखेंगे तो इट इज वेरी स्मॉल, ये छोटी सी टांग है,
लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि इसकी मदद से ये वाला ऑर्गेनिज्म ग्रेविटी को ओवरकम करने में कामयाब हुआ। शायद ये ऑर्गेनिज्म थे कि जिन्होंने बाइपेडल ऑर्गेनिज्म की तरफ, बाइपेडल मॉड की तरफ सोचना शुरू किया होगा। तो इनके जो एंटीरियर जो पाँव है दे आर जस्ट देयर टू हैव अ अपराइट पोस्चर। लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनिजम्स की हाइंड लिम्स को देखेंगे, पिछली टांगों को देखें, तो आपको नजर आएगा कि लुक एट दिस वेरी इमेज कि इनकी जो पीछे वाली टांगे हैं वो इनके धड़ से भी लंबी। सवाल ये है कि वो लंबी कैसे हो गई? ऑल दो ये मेरी फोर लिम्ब है, मेरी अगले वाली बाजू है, क्योंकि हम अपनी पीछे वाली टांग आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसी को उससे होमोलॉगस स्ट्रक्चर वे में कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में पिछली टांगों में क्या प्रेजेंट थी? फीमर, एक बोन थी, दैट इज कॉल्ड एज अ फीमर, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, फीमर। और उसके नीचे टांग वाले पोर्शन में मींस फोर लेग में क्या प्रेजेंट थी? दो बोन्स, वन ऑफ देम वाज कॉल्ड एज टिबिया, अदर वन इज कॉल्ड एज फिबुला। ये दो बोन्स थी यहाँ पर। लेकिन उन ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? अपनी पिछली टांगों को लंबा करने के लिए अपनी टार्सल बोन्स, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ लेग से, इट इज ऑल्सो इट इज माई आर्म, लेकिन मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ लेग से। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? यहाँ प्रेजेंट थी उसकी टार्सल बोन। तो टार्सल बोन्स क्या हो गई? बहुत लंबी हो गई। आपको फिजिक्स का प्रिंसिपल याद है कि जितना लंबा लीवर होगा उतनी फोर्स जनरेट होगी। यही प्रिंसिपल इन लोगों ने यूज किया और यूज करने के बाद उन्हें पता चला कि जितनी मेरी टांगे लंबी हो जाएंगी उतनी ज्यादा फोर्सफुल बैकवर्ड थ्रस्ट मैं लगा सकता हूं ऑन द वाटर एंड आई कैन हैव अ लॉन्ग, यू कैन से स्विमिंग, यू कैन से प्रोपल्शन इन द वाटर, राइट। तो ये है मॉडिफिकेशन इन द स्केलेटन इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या कर सकते हैं? लिटरली लैंड के ऊपर स्विम कर सकते हैं, लैंड के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं, प्लस जब उनकी टांगे थोड़ी सी और लंबी हुई तो ये वाले ऑर्गेनिज्म किसी क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म की तरह से भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जो इनकी सबसे एडवांस फॉर्म है उसमें जो आगे वाले बाजू हैं वो छोटे हो गए और जो पीछे वाले टांगे थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। और ये सीरीज हमें नजर आती है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? एवोल्यूशन इन amphibians. Now we want to move to the next class, and that is called as the class Reptilia. So let's see the reptiles. Reptilia, and these particular organisms called as reptiles, they are basically what? Crawlers. इन्हें हम आमतौर पर इसी तरीके से पहचानते हैं कि ये क्रॉलर्स हैं, ये जमीन पे रेंग कर चलते हैं। लेकिन सारे के सारे रेप्टाइल्स दे आर नॉट क्रॉलर्स। लेकिन हम बात स्टार्ट करते हैं क्रॉलर्स के साथ। क्रॉलर्स में हमारे पास बहुत से ग्रुप्स शामिल हैं, जिनमें से पर्टिकुलरली हमारे स्नेक्स और लिजर्ड्स शामिल हैं। इवन क्रोकोडाइल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स। इन सब ऑर्गेनिज्म को देखूं तो इनमें से जो पहला ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज द स्नेक्स। स्नेक्स को देखें, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट? फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल। लेकिन इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है। वो क्या है? कि दे हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग स्पाइन। इस लंबी सी स्पाइन के साथ क्या प्रेजेंट है? एजेस, और उन एजेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं इनके मायोटोम्स या बंडल ऑफ द मसल्स। और इनके अंदर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वाले मसल्स दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एट सम टाइम एंड रिलैक्स एट अदर टाइम। तो आमतौर पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये क्या करते हैं कि ये एक वेव स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी दैट कंटिन्यूज टिल द टेल। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये किसी खास पॉइंट के ऊपर ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बाय द ब्रेन एंड मसल्स ये किसी खास पॉइंट पे अपनी कर्लिंग फोर्स को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्ट्रेंगलर को देखिए। व्हाट इज बेसिकली अ स्ट्रेंगलर? एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन अपने शिकार को अपनी घुटने की टाइट करने की पावर से किल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेंगलर। हम स्ट्रेंगलर इसलिए बोलते हैं कि आमतौर पे इसके शिकार का दम घुट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और फिर ये उसको खा जाता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेंगलर बोल रहे हैं। आप इस ऑर्गेनिज्म को देखें कि ये अपने उस पर्टिकुलर एरिया में कि जहां इसका शिकार मौजूद है, इट इज रियली टाइटनिंग इट्स ग्रिप, अपनी ग्रिप को टाइट कर रहा है और टाइट कर रहा है और टाइट कर रहा है, जिस तरह से ये शिकार करने के काबिल हो सकता है। लेकिन
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लोकोमोशन इट कैन रिगल। लेकिन अगर आप लोग इसी के एक और सिस्टर स्पीशीज को देखें दैट इज लिविंग इन द डेजर्ट, तो आप लोग इस पर्टिकुलर पाइथन को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये अपने आप को बड़ी स्पेसिफिक किस्म की मूवमेंट के साथ सैंड के ऊपर टच कर रहा है, राइट। और रीजन आपको पता है, सैंड इज वेरी हॉट पर्टिकुलरली एट द डे टाइम, तो उस टाइम पे ये अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपने लीस्ट एरिया को कांटेक्ट में लाता है। तो जब लीस्ट एरिया में कांटेक्ट में लाना हो तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज के मसल्स को ही क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा। तो ये नजर आती है हमें कॉलर्स के अंदर। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज द लिजर्ड्स। अगर आप इन पर्टिकुलर लिजर्ड्स को देखें तो आपने बातों को ध्यान से सुनना है। नंबर 1 कि अगर आप इनकी स्केलेटन को देखें तो आपने एक्सरे देखना है किसका, इस फ्रॉग का और इस पर्टिकुलर लिजर्ड का, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि जो बोन डेंसिटी है मींस ऑसिफिकेशन है, मींस डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट है, मींस थिकनिंग ऑफ द बोन है, मींस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन है। तो ये आपको ज्यादा नजर आती है इन रेप्टाइल्स एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस की बोन्स तो बहुत डेलिकेट हैं और लेस ऑसिफाइड है, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बोन्स बहुत हार्ड हैं। Why it is so? Because these organisms are very very massive. ये ज्यादा बड़े हैं, उनके ऊपर जो मसल्स अटैच हैं वो ज्यादा हैं। Now, if we want to add extra load to the levers, so we have to thicken the levers as well. तो मैं levers को कैसे thick कर सकता हूँ? Definitely by increasing their diameter and by increasing their ossification. तो जब ossification होगी तो इसका skeleton बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये उन पर्टिकुलर मसल्स को डेफिनेटली क्या कर सकता है, अटैचमेंट की जगह प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन पे खत्म नहीं हो गई, बल्कि स्केलेटन पे अटैच्ड मसल्स की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इट इज रिमार्केबल, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट योर बॉडी, पर्टिकुलरली व्हेन योर लिम्स आर पैरेलल टू योर बॉडी। मैंने एक वर्ड यूज किया है, व्हेन योर लिम्स आर पैरेलल टू योर बॉडी, ठीक है। यानी कि आप लोगों के बॉडी वेट और आपके बॉडी लिफ्टर्स के दरम्यान में जो एंगल है वो 90 नहीं है, बल्कि वो 0 या 180 है। इस वाले केस में जो फोर्स है और जो वेट है वो एक ही डायरेक्शन के ऊपर आ गई है, तो इस वक्त फोर्स मैक्सिमम लगाएंगे तो ये लिफ्ट होगा। दैट्स वाई कि आप लोग इन्हें दुनिया के फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इस मॉनिटर लिजर्ड को देख रहे हैं तो यू कैन फाइंड इट्स पावर, यू कैन फाइंड इट्स मैस, इट इज इन टन्स, और स्टिल ये अपने पूरे के पूरे बॉडी वेट को उठा के कितनी हिम्मत से मूव करती है। इट इज ड्यू टू ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर दैट इज अटैच्ड विद द स्केलेटन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसको अपने लोड को पैरेलल उठाना है। पहले अपने लोड को उठाएगी एंड देन इट कैन मूव फॉरवर्ड। सेम इज अ केस विद द व्हाट crocodiles, same is the case with gavialis, same is the case with what, alligators. Now we want to move to the last class of the reptiles, and that very class is called as dinosaurs. अगर मैं डायनासोर्स की बात करूं तो आपको नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इनमें शुरू में आपको नजर आते हैं टेट्रापेडल ऑर्गेनिज्म, टेट्रापॉड्स, जो कि चारों पांव पर चलता था। लेकिन जब एवोल्यूशन का प्रोसेस बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया, मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए, तो इन ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू की। इन्होंने अपने 4 लिम्स के हैंड्स को फ्री करना शुरू किया। Why? Because they can be more voracious predators, they can hold their prey, they can shear their prey, they can eat more efficiently, right? तो इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने अगले बाजुओं को फ्री करना शुरू किया। How they can do it? Definitely by following or by copying their ancestors, something like frogs. आपको याद है कि फ्रॉग्स अपने अगले वाली टांगों को छोटा कर लिया था और उनको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज करते थे। सो इन ऑर्गेनिज्म ने भी क्या किया कि इन्होंने अपने 4 लिम्स को रिड्यूस करना शुरू किया, छोटा करना शुरू किया, और डेफिनेटली आप जिस चीज को यूज करेंगे वो डेवलप हो जाएगी। तो इन ऑर्गेनिजम्स की जो हाइंड लिम्स थी दे वर मच मोर मैसिव एंड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एंटीरियर लिम्स। ठीक है, फायदा आपको बता दिया क्या हुआ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था हमारे स्टूडेंट्स कि इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म अपनी बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने इनके पोस्ट एनल पार्ट मीन टेल को बहुत ज्यादा क्या कर दिया, स्टेबलाइजिंग एबिलिटी दे दी। अब ये अपनी पिछली टांगों
और अपनी टेल को एज अ बैलेंसिंग यूज करते थे। आप डिफरेंट किस्म के ऐसे फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि जहां माइनर फोर्सेस बैलेंस करने में काम आ रही होती हैं। तो यहाँ पे भी जो एक बहुत ह्यूज फोर्स थी मीन टेल, वो इस ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने में हेल्प करती थी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेकिन एक बात और देखनी है कि आखिर इन ऑर्गेनिजम्स की सक्सेस का एक राज और भी था, और वो क्या था? वो राज ये था माय डियर स्टूडेंट्स कि इनकी जो पेल्विक बोन थी, पीछे वाली मींस इननॉमिनेट बोन्स दैट वाज अटैच्ड विद द सेकल वर्टिब्री, वो क्या गई, बहुत नैरो हो गई। बहुत नैरो होने का मकसद ये हुआ कि अब इनके दो पांव ज्यादा पास आ गए। ज्यादा पास आने का फायदा ये हुआ कि नाउ दे कैन अटैच मोर मसल्स एंड देयर कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये हैं कुछ अडेप्टेशंस जो आप लोगों को नजर आती हैं in the terms of locomotion in this very class that is called as a reptilia. Now we want to see the second last class, and that is the aves or the birds, and for this purpose we have to go to the last column of the board. Look at this, my dear students. We're going to start with the aves. What is meant by aves? Aves means birds, parinde. These organisms, they were basically aerial in nature. ये हवाओं में उड़ते थे. So their medium was much more thinner. But still, it was a great, you can say, jump in the terms of evolution. कि हम जमीन को छोड़ दें और एयरबॉर्न हो जाएं, हवा में चले जाएं. It was a very difficult task. फिर ये किस तरह से हुआ? इसको करने के लिए डेफिनेटली इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने स्केलेटन में कुछ चेंजेस लेके आए हैं. राइट, देखते हैं कि वो वाली स्केलेटल चेंजेस कौन कौन सी हैं. स्केलेटल चेंजेस. जी माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि अगर आप इनके स्केलेटन को देखें तो देयर स्केलेटन इज वेरी लाइट. स्केलेटन इज वेरी लाइट. लाइट का मतलब है कि हल्का हो गया. भाई कैसे हल्का हो गया? तो आप लोग पार्ट 1 को याद करें. मैंने आप लोगों की नजर एक वर्ड किया था और वो वर्ड था न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक बोन्स. इसका मतलब ये है कि इनकी हड्डियां अंदर से खोखली हैं, हॉलो हैं. राइट, इन हड्डियों के अंदर तक इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सटेंशंस थी. अगर आपको पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 13 याद हो. इन खोखली हड्डियों का फायदा मेरे पास क्या हुआ भाई? अगर आपके पास एक खाली शॉपिंग बैग है और दूसरी शॉपिंग बैग के अंदर आपने गोश्त भरा हुआ है, तो डेफिनेटली गोश्त और शॉपिंग बैग बहुत ज्यादा भारी होगा. तो इन्होंने वो गोश्त निकाल के वहां पे सिंपल हवा भर दी. आपको पता है कि मैं किस गोश्त की बात कर रहा हूँ? डेफिनेटली बोन मैरो की बात कर रहा हूँ. मैं आप लोगों की बोन के स्पंजी पार्ट की बात कर रहा हूं. मैं आप लोगों की बोन के स्ट्रॉन्गर कॉम्पैक्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज वेरी मच रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट. इन्होंने सब चीजों से इजाज़त हासिल कर ली. इनकी बोन्स बहुत पतली हो गई और इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की क्वांटिटी भी कम हो गई. राइट, तो ये आई पहली चेंज. फिर दूसरी बात क्या हुआ कि इन्होंने अपनी हाइंड लिम्स पीछे वाली टांगों को इस्तेमाल किया फॉर द पर्पस ऑफ जंपिंग एंड पर्चिंग एंड हिप हॉपिंग. राइट, उछलने कूदने के लिए इस्तेमाल किया जस्ट. लेकिन जो इनका मेन मोड ऑफ यू कैन से लोकोमोशन था, इट वाज बेसिकली द विंग्स. तो इन्होंने उस पर्पस के लिए चेंज की कि इसके अंदर अपनी फोर लिम्ब में. तो जो फोर लिम्ब थी, इट वाज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू द विंग्स. ये विंग्स में कन्वर्ट हो गई, या मोर अप्रोप्रिएटली वी शुड से इनटू फेदर्स. ये फेदर्स में कन्वर्ट हो. राइट, ये जो पर्टिकुलर फेदर्स थे, दे वर देयर ऑफ कोर्स टू प्रेस द एयर एंड प्रोवाइड अ लिफ्ट. लेकिन इसके अलावा इनकी पूरी बॉडी के ऊपर भी खास किस्म के फेदर्स लग गए, जिन्हें हम लोग बोलते थे कॉन्टोर फेदर्स. कॉन्टोर फेदर्स. और इन कॉन्टोर फेदर्स की अगर मैं बात करूं तो दे वर देयर टू गिव द शेप टू द बॉडी. इस पर्टिकुलर फेदर की डायरेक्शंस की बात की जाए तो दे ऑल वर डायरेक्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. कि जब ये ऑर्गेनिज्म मूव करेगा
तो दे विल जस्ट स्टे कूल एंड काम एंड दे विल नेवर ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू द बॉडी। प्लस इन पर्टिकुलर फेदर्स का एक और फंक्शन भी था कि जब ये वाले फेदर्स उसकी पूरी बॉडी के ऊपर अटैच होंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। These particular feathers will act as a blanket, as a cover that will not allow the loss of heat in the surroundings. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था इन पर्टिकुलर फेदर्स का उनके बॉडी के ऊपर लगने का। प्लस अगर आप देखें तो इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी कैसी हो गई, स्ट्रीमलाइन। और आपको याद है कि मैंने बोला था कि स्ट्रीमलाइन मेरे पास कोई भी ऐसी बॉडी है कि दैट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस व्हाइल मूविंग इनटू द बॉडी। अगर आप इनके फेदर्स पे वापस आए तो आपको नजर आएगा कि ये फेदर फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट थे कि whenever these organisms will sit, they will just sit within the along with the body. लेकिन when these organisms they will flap their wings, so they will just extend and offer a maximum span to press the maximum air and have the maximum lift. फिर हम चलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की एक और फीचर की तरफ, और वो क्या थे, बहुत ही पावरफुल किस्म के मसल्स। राइट आपको याद है कि हम लोगों ने बात की थी कि इनके मसल्स किस पे अटैच हैं, जाहिर है फोर लिम्ब पे अटैच है, तभी तो वो फ्लैप कर सकते थे। तो वो वाले मसल्स जो फोर लिम्ब के साथ अटैच हैं उन्हें हम नाम देते हैं पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स। आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड पेक्टोरल? बिल्कुल ठीक है कि पेक्टोरल बेसिकली एक गिर्डल था दैट वाज यूज्ड टू कनेक्ट योर अपेंडिकुलर स्केलेटन विद एक्सियल स्केलेटन। तो इसके जो पेक्टोरल मसल्स हैं दे आर वेरी वेरी थिक। सवाल ये है कि अगर मेरे मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं लेकिन उससे कोरेस्पॉन्डिंग मैं हड्डी को उतना मजबूत नहीं करूंगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे मसल्स मेरी हड्डियों को ब्रेक ही कर दें। तो फिर नेचर ने क्या किया कि नेचर ने इन ऑर्गेनिजम्स की ब्रेस्ट बोन को, मीन्स हम स्टर्नम की बात कर रहे हैं, लुक एट माई स्टर्नम, इट इज फ्लैट, ये बिल्कुल सीधी है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे हैव गॉट द फ्लैट स्टर्नम बट इट इज नॉट ट्रू विद द बर्ड्स। बर्ड्स वाले केस में इनकी जो स्टर्नम है इट इज नॉट फ्लैट, रादर इट इज मॉडिफाइड इनटू दिस स्ट्रक्चर, इट हैज कर्व्ड इटसेल्फ फ्रॉम बोथ साइड्स and we call this particular sternum as keeled sternum. Keeled. राइट अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस ऑर्गेनिज्म का 3D स्ट्रक्चर देखें एंड ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस कील्ड स्टर्नम। स्टर्नम को आपको पता है कहाँ होगी, ज़ाहिर वेंट्रल साइड पे होगी। इस वेंट्रल साइड पे आप लोग इस कील्ड स्ट्रक्चर की शक्ल देखें। इतनी बड़ी कील्ड आने की एक ही वजह है कि इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम थिक पेक्टोरल मसल्स को अटैच कर सकें। जाहिर है जितने स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होंगे उतना ही फोर्सफुली हम अपने विंग्स को क्या कर सकते हैं, फ्लैप कर सकते हैं। राइट अब देखना ये हमारे स्टूडेंट्स कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने इन फेदर्स को और इन मसल्स को कैसे यूज करते हैं। तो आंसर ये है कि बर्ड्स कैरी आउट टू टाइप्स ऑफ यू कैन से मूवमेंट्स और लोकोमोशंस, पर्टिकुलरली व्हाइल दे वर इन द एयर। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, पैसिव फ्लाइट। उनमें से क्या नाम मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, पैसिव फ्लाइट, यानी कि एक ऐसी फ्लाइट कि जिसके अंदर देयर इज नो यूजेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही। यानी कि बाज़ औक़ात क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ये एक ऐसी हवा में चले जाते हैं कि जिसके अंदर इनको लिफ्ट मिल रही होती है। सवाल यह है कि वो कौन सी एयर है जो इनको लिफ्ट दे सकती है। तो आंसर इज एयर। जाहिर है एक ऐसी एयर जो जिसका नीचे वाले साइड का प्रेशर ऊपर वाले साइड के प्रेशर से ज्यादा हो। भाई किसके ऊपर से नीचे से, आंसर इज इसके एरोफाइल से। एरोफाइल इज नथिंग अदर देन द फेदर, यानी कि अगर इसके पर के ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो और ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो और नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा हो तो दे विल गेन अ अपलिफ्ट। उस वक्त इन्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एयर में अपनी विंग्स को किसी खास एंगल पे रखना है टू हैव द लिफ्ट। वो एंगल गेन कर लें जिसमें मैक्सिमम लिफ्ट मिल सकती है तो आप मैक्सिमम हाइट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके विंग्स उससे एडजस्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर हाइट को विदाउट एफर्ट गेन
नहीं कर सकते। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आप लोगों मीन्स इफ़ यू आर अ बर्ड, तो आप लोगों को वो लिफ्ट मिल नहीं रही जो कि आप गेन करना चाह रहे हैं। तो फिर आप ये वाली कंडीशन, बात को गौर से सुने, तो फिर आप ये वाली कंडीशन कि आपके विंग के नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो और ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो, ये बर्ड्स खुद भी गेन कर सकते हैं। हाउ दे डू इट, उस पर्पज़ के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखें। लुक एट द एरोज। हम इन एरोज से क्या शो करना चाह रहे हैं? एयर प्रेशर दैट इज बेसिकली पासिंग ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द फेदर। एंटीरियर साइड ऑफ द फेदर को देखिए तो आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर वाली साइड से ज्यादा एयर पास हो रही है। तो जब ज्यादा एयर पास होगी तो ज्यादा एयर के पास होने की वजह से समथिंग जैसे कि मैं सक्शन कर रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और आप इससे नीचे वाली साइड पे देखें तो आपको हेयर के कम पास होने से मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर हिटिंग द लोअर सरफेस, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। तो जब ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने पर को फर्दर डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उनको क्या मिलेगी? एक अपलिफ्ट मिलेगी, राइट। तो जस्ट बाय कंट्रोलिंग द एंगल ऑफ फ्लैपिंग they can control the amount of air that is passing on the top surface and amount of air passing on the lower surface. So if I am a bird and I want to go in the higher you can say altitude, so I must orient my feathers in a way कि मेरे feather की ऊपर वाली साइड पे एयर का प्रेशर कम हो और मेरे feather की नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा हो, और फिर जब मैं इसको फर्दर प्रेस करूँगा तो I will have a lift in the air. So ये है वो मेथड जिसकी मदद से हमारे बर्ड्स मूव करते हैं। याद रखें, हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं उन सब के जो विंग्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं कि जब उन पर्टिकुलर विंग्स के ऊपर वाली साइड पे हवा का प्रेशर कम होता है और नीचे वाली साइड पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपका एरोप्लेन एयरबॉर्न हो जाता है। लेकिन जब हम नीचे ना चाहते हैं तो हम प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। अब हम ऊपर वाली साइड पे प्रेशर बढ़ा देते हैं, नीचे वाली हवा विंग्स का प्रेशर कम कर देते हैं, तो योर नोज गोज डाउन एंड योर एरोप्लेन बिगिंस टू डिसेंड डाउन अप टिल they touch the ground. Now we want to see the last group, and that very group is called as the mammals. So we want to see the mammals. Mammals are true land dwellers. ये ज़्यादा ज़मीन पे ही रहते हैं। हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया एज पर द लोकोमोशन ऑन द फेस ऑफ लैंड। इस पर्पस के लिए इन लोगों ने बहुत मॉडिफिकेशंस की इन देयर स्केलेटन। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आप लोग किसको देखेंगे, रेप्टाइल्स को, जो इनके एंसेस्टर्स हैं, तो उसमें आपको नजर आएगा कि इनकी लेग्स इनकी बॉडी के पैरेलल थी। इसकी वजह से इन्हें पहले अपने वेट को लिफ्ट करना पड़ता था और फिर चलना पड़ता था। This is the process of evolution that gradually improves the things upon. आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करती जाती है। तो ये वाली बात हमें मैमल्स में भी नजर आती है। लुक एट दिस वेरी ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ मैमल। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने अपनी टांगों को अपनी बैली के नीचे मूव किया बाय ओरिएंटिंग देयर लेग्स एट राइट एंगल एज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स, राइट। तो इस वाले केस में फिर क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म था उसकी यू कैन से जो फीमर थी और जो ह्यूमरस थी ये एंगुलर हो गई। ये क्या हो गई माय स्टूडेंट्स? एंगुलर हो गई, सीधी नहीं रही। और उस पर्टिकुलर एंगल की वजह से अब ये जो टांगे थी ये उसके बॉडी के वेट के नीचे आ गई। ऑल्दो जो एस्टेब्यूलम था और जो ग्रीनॉइड कैविटी इज स्टिल ओवर देयर। ग्रीनॉइड कैविटी पे फर्क कोई नहीं पड़ा, एस्टेब्यूलम पे फर्क कोई नहीं पड़ा, वो जहां थी वहीं पर हैं। लेकिन जो फीमर और क्या मैंने बोला ह्यूमरस, वो बेंड हो गई। और बेंड होने की वजह से मैंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स कि उनकी टांगे उनके बॉडी वेट के नीचे आ गई, जिसकी वजह से उनके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती चली गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रेविटी से दूर होते चले जाएंगे और अपनी टांगों को क्या करेंगे, अपनी बॉडी वेट नीचे ले आएंगे, और थर्ड अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो फिर हम जमीन पे बहुत तेजी से भाग सकेंगे। इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या इसी चीज को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने मैमल्स की 3 मेन कैटेगरीज बना दी हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज प्लांटिग्रेड।
प्लांटीग्रेड। अब प्लांटीग्रेड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिन्होंने अपने बॉडी वेट को ज़मीन से बाकी दो ग्रुप्स की निस्बत कम दूर किया है। उनमें कौन शामिल है? जी बिल्कुल ठीक, आप लोग शामिल हैं। हज़रत इंसान, मंकीज, एप्स एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इज बियर। हम रीच की बात करें तो इन सब ऑर्गेनिज्म ने क्या किया कि इन्होंने इन दो बोन्स को लंबा किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, और अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूंगा तो फीमर और टिबिया और फिबुला। लेकिन जो इसका बाकी सारे का सारा पार्ट है, मीन इस पर्टिकुलर रिस्ट से लेकर पांव की टो तक, ये सारे का सारा जमीन के साथ अटैच होता है, जमीन के साथ छूता है तो हम चलते हैं। जब हम सजदा करने लगते हैं, राइट, तो फिर ये तमाम का तमाम एरिया जमीन के साथ टच होता है। तो हम क्या हैं? प्लांटीग्रेड। इस वाले केस में आप लोगों की हथेलियां और आप लोगों के पूरे तलवे जमीन पे टच होते हैं। तो ये है हमारी पहली क्लास, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांटीग्रेड। एंड नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट क्लास। वो जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटीग्रेड। डिजिटीग्रेड्स, इसका मतलब ये हमारे स्टूडेंट्स कि these organisms they are going to walk on their digits. What is meant by digits? इसका मतलब ये है कि अब जो ऑर्गेनिज्म है वो इतने एरिया पे चल रहा है, ये डेढ़ डिजिट्स है, डिजिट्स पे चलेगा। अब उनको इतनी एक्स्ट्रा लेंथ मिल गई है, इतनी एक्स्ट्रा लेंथ, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स दे कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी more you can say successfully as compared to the plantigrades. So the plantigrade में क्या टच हुआ था? आपका पूरा पाँव, और डिजिटीग्रेड में सिर्फ आपकी फिंगर्स टच हो रही। ये एक्स्ट्रा जो हाइट है ये उन्हें ओवर हेल्प करेगी टू रन फास्टर। और इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो मेरे पास एग्जांपल हैं उनमें से क्या शामिल हैं? यस डेफिनेटली रैबिट्स एंड रोडेंट्स, रैबिट्स एंड रोडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मैमल्स की आखिरी क्लास, और वो जो आखिरी क्लास है दैट इज कॉल्ड एज अंगुलीग्रेड्स। अंगुलीग्रेड्स। व्हाट इज मेंट बाय अंगुलीग्रेड्स? अंगुलीग्रेड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो अपने अंगोस पे मूव करते हैं, या अपनी टोस पे मूव करते हैं, या मूव करने के लिए अपने नेल्स पे चलते हैं, राइट, बिल्कुल टो पे चलेंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे। यानी कि इस वाले केस में उन्हें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट मिल गई है, राइट, और अगर ये वाली बोन्स भी लंबी हो जाएं तो जाहिर है और ज्यादा हाइट मिल जाएगी। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें आप लोगों को क्या नजर आएगी? फीमर नजर आएगी, ह्यूमरस नजर आएगी, डेफिनेटली एंटीरियर लिम्ब और पोस्टीरियर लिम्ब की बात कर रहा हूं। देन दे विल हैव रेडियस अल्ना, इधर से टिबिया फिबुला, एंड देन दे विल हैव द लॉन्गर carpal and tarsal bones, and then they will have longer metatarsal and metacarpal bones. They will have at right angle their you can say digits, and finally they will have the toes. और उन पर्टिकुलर टोज के ऊपर ये चल रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट। उन्होंने क्या अपनी इस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इन में से अक्सर जो क्या थी टोज उनको रिड्यूस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉर्स की, डियर्स की इनकी बात करें तो दे जस्ट मूव ऑन देयर सिंगल टोज, तो अपनी नील के ऊपर चल रहे होते हैं, उनकी जस्ट ये अंगुस जमीन पे टच हो रही होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अंगुलीग्रेड। इफ यू वांट टू फाइंड द स्विफ्टेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो बिलीव यू मी कि ये वाले ऑर्गेनिज्म, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैमल्स बात करता हूँ, तो मैमल्स में सबसे द स्विफ्ट ऑर्गेनिजम्स दे विल बी द अंगुलीग्रेड्स। एग्जाम्पल इज डेफिनेटली horse you can say, and then you can find deers, and then you can find for example lions etc. These are all अंगुलीग्रेड्स। तो ये था हमारा टॉपिक, इस उम्मीद के साथ कि आपने इन सारी की सारी बातों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया होगा, और आप इन सारी बातों को अपने माइंड में रख के वो इंपॉर्टेंट और वाइटल मार्क्स को करने में कामयाब होंगे जो आपको आपकी फाइनल मंजिल पर ले जाएं। और इस दुआ के साथ कि आप अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखने में कामयाब हों। I want to say you, Allah Hafiz.